नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह हम आपको रूबरू कराते हैं देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। तो आज के हमारे मेहमान हैं आशीष दवे जी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपने इन्हें कई जगह कई चैनलों पर, रेडियो पे, एफएम पे, विविध भारती पर, सब जगह आपने इन्हें सुना होगा। तो आज हम इनसे इनके व्यक्तिगत जीवन से, इनके परिवार के बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में बहुत सी बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम समागम की आशीष जी के साथ। तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। थैंक यू तरुण भाई, आपने मुझे याद किया और इस काबिल समझा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इतनी खूबसूरत जगह महुआ हाउस मुझे देखने का मौका मिला। और मैं बहुत पहले आया था, लेकिन आज जब यहाँ का मैंने स्वरूप देखा, बदला हुआ शहर के बीच में जो जंगल का एहसास है, मैं इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का प्यार है, आप लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, जगह से प्यार करते हैं, तो हम लोग भी मोटिवेट होते रहते हैं और हम इस जगह को वाकई बधाई के पात्र हो आप। सर, आपकी जो दौर शुरू हुआ था विविध भारती से शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल सही। विविध भारती से शुरू होते होते वो आगे अपना एफएम पर आ गया। एफएम के बाद बहुत आगे निकल गए, वो अपन आगे बात करेंगे, जी जी जी। है ना। हाल ही में आपने एक मुंबई में जो चल रही गणेश जी की जो लाइव आपने जो किया था, जितना लोगों को सुनने में अच्छा लगता है 26 जनवरी की परेड, उतना ही गणेश जी का जब विसर्जित होते हैं खास तौर पे मुंबई में, तो लोग बड़े उत्सुकता से सुनते हैं, देखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी क्या एक्टिविटी है। इवन अगर रेडियो पे भी सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो उस बारे में मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगा। मैं बात करूंगा विविध भारती से। जी आपका दौर विविध भारती से भी शुरू हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले तो सुनने वालों को मेरा बहुत प्यारा भरा नमस्कार। मैं आवाज़ की दुनिया का वो हर काम करता हूँ जिसमें आवाज़ लगती है। और जिस तरह से आपने बोला कि विविध भारती से, तो मेरी आवाज़ नेचुरल वॉइस थी और मेरे परिवार में भी ऐसी किसी की आवाज़ नहीं। लेकिन लेकिन यहाँ रोकूंगा मैं, शायद जी। बच्ची अपनी तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रही है, वो विदेश जी, में जी, भी जा। जी, वो मेरी बेटी और मेरा बेटा और मेरी वाइफ़, मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान में 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि पिताजी भी, बेटी, मेरी बेटी कतर में एक रेडियो में आरजे है, मेरा बेटा अभी यहाँ पर एक ट्रेनिंग ले रहा है एफएम रेडियो में। विविध भारती की अपन बात कर रहे थे, माफी जी। चाहता हूँ मैंने रोकना पड़ा। मैं जो बच्चों को इस बारे में मैं सुनना चाहता था, इसलिए जी, मुझे आपको जी, जी, रोकना जी, जी, पड़ा। जी, जी। देखिए तरुण जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलाकार को तराशा जा सकता है, उसे पैदा नहीं किया जा सकता है। कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं खंडवा में, मूलतः खंडवा का रहने वाला हूँ, जहाँ किशोर कुमार जी, तो वहाँ पर साहित्य, क्योंकि दादा माखनलाल चतुर्वेदी वहाँ के हैं और किशोर कुमार जी आप सभी जानते हैं वहाँ के। जी। तो वहाँ पर बड़ी एक्टिविटीज़ गाने बजाने की और कला साहित्य की बड़ी चलती है। तो मैं जब बचपन में छोटा था तो मैं गाने गाता था वहाँ और गाने गाना गाते-गाते हमारे किसी दिन एक दिन अनाउंसर ने, हम लोगों की एक ऑर्केस्ट्रा थी छोटी-सी जो मुफ्त में काम करते थे, उसमें विधायक, सांसद के बेटे भी थे, बड़े प्यारे से हमारा एक ग्रुप था दोस्तों का। तो हम लोग, जी। एक दिन अनाउंसर नहीं आया तो उन्होंने बोला, यार तुम्हारी आवाज़ तुम करो आशीष। हाँ, वहाँ से मेरा गर्ल्स शुरुआत हुई। कॉलेज में वो हाँ। प्रोग्राम था। हाँ। और युवा पीढ़ी में गर्ल्स कॉलेज में आपको अगर जाने का मौका मिल जाए जी कि जी। जिसकी इमारतें बाहर से देखा करो। या तो बहुत घबराहट होती है, या फिर आदमी और खुल के बाहर आ मैं, ये जाता कृपा रही भगवान की, कभी घबराया नहीं। और है। तो मेरा वहाँ से शुरू हुआ, मेरी एंकरिंग शुरू हुई। मेरा एजुकेशन हमीदिया कॉलेज भोपाल से हुआ। अरे वाह। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भोपाल में ऑडिशन दिया था 83-82 में। और तब मेरा विविध भारती में हुआ नहीं, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया जी। क्योंकि मेरी भाषा में शब्द दोष थे। और फिर मुझे पता चला कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे पता चला कि आपके स, श, श, स, श, श जो उच्चारण होते हैं उसमें मेरा दोष था। लेकिन जब खंडवा में रेडियो स्टेशन शुरू हुआ तो मैंने वहाँ ट्राई किया और मुझे इतने अच्छे अधिकारी मिले, उन लोगों ने मुझे ट्रेंड किया। और सच कहूँ तो आज भी विविध भारती या रेडियो जो कहते हैं अपना एफएम रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो है, जी। आज भी पितामह है। अगर वो 100% पे है तो दूसरे कोई भी रेडियो या कोई भी एफएम जो कहेंगे वो 50 के, मतलब 50% पितामह है। जी। और उसकी शास्त्रीयता से अगर आप एक बार गुजर गए, वहाँ से आपने ट्रेनिंग ले ली, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता है। जी। सर, आपको तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि एक भोपाल रेडियो में उन्होंने कहा कि आपका उच्चारण ठीक नहीं है, जी, और आप अगर ये मान लेते कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो बदकिस्मत हूँ, तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उस गलती को माना, उसको एहसास किया और उस गलती और को आज सुधारी। भी शब्द ऐसे हैं साहब कि हर रोज़ नया चैलेंज
कलाकार को हर रोज नया चैलेंज आता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वॉइस आर्टिस्ट हो, या चाहे नृत्य कर रहे हो, या जो भी हो। एक तो रियाज बहुत जरूरी होती है, रियाज आपको करना होता है। सर एक चीज आप मुझे बताइए, शास्त्रीय संगीत जो होता है, जैसे अमूमन 99% लोग सुनना पसंद नहीं करते, उसकी क्या भूमिका रहती है गायिका में और संगीत में? शास्त्रीय गायिका एक ऐसा मुकाम, ऐसी साधना है, ऐसी लगन है, और जिसका शौक होता है वही उसको कर सकता है। सुगम संगीत आप थोड़ा सा सीख के गा सकते हैं, और मैंने कहा कि सुर आपको गॉड गिफ्टेड, सुर आपको ऊपर वाला देता है, आप उसको सीख नहीं सकते, उसको तराशा जा सकता है, उसको रियाज से बनाया जा सकता है, लेकिन आप कलाकार बन नहीं सकते हैं, आपको बना के ऊपर वाला भेजता है, उसको तराशा जाता है। सर ये जो रेडियो का जो एक दौर था विविध भारती का, उससे निकल के एक एफएम आ गया, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन है, वहाँ पे उसकी जो ओपनिंग हुआ करती थी, या जो हम बहुत सारी उसके बारे में इंट्रो दिया करते थे, वो एकदम से चेंज हो गया क्या? ये कि दबाव पड़ा हुआ था एंकर्स के बीच में कि यार हम ऐसा भी कर नहीं, नहीं, सकते हैं, उसका और दोनों मजबूरी का थी। देखिए, ये आकाशवाणी या जो विविध भारती है या दूरदर्शन जो है, वो सरकार का महकमा, एक सरकारी उसका सिस्टम है। वहाँ पर व्यक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, वहाँ पर कार्यक्रम को, दिन को और देश को, और उसकी शास्त्रीयता, उसमें मतलब किसी भी तरह से उसमें गुंजाइश नहीं, उसका एक फॉर्मेट है, आप उसमें फिट रहिए, आप उसमें काम करिए। जब प्राइवेट एफएम आए तो ये सेल्स पर्पस से आए, ये मार्केटिंग करते थे, और मार्केट को जो चाहिए होता था वो ये परोसते हैं। ये बेसिक चीज है इसकी। बेसिक चीज। इसमें आप देखेंगे कि मार्केटिंग टीम नहीं होती है, विविध भारती या दूरदर्शन में मार्केटिंग नहीं होती, क्योंकि मैं तो दोनों में मुझे मौका मिला है, जी। और मैं एफएम में भी रहा हूं, तो वहां पर हेड जो होते हैं वो मार्केटिंग के होते हैं। तो मेन मार्केटिंग उनका ये कि बेचना है और पैसा कमाना है, और दूरदर्शन और आकाशवाणी का ये मकसद है था कि पैसा नहीं कमाना है, समाज में संस्कार, समाज में संस्कृति, और जो हमारा जीवन है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए उसकी तरफ जाता है। और आपने एक और बात कही थी कि मुझे पहली बार कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज में जाने का मिला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि चार लोगों यारों दोस्तों के सामने बहुत सारी बातें कर डालते हैं, लेकिन स्टेज पर या कैमरे के सामने अगर उन्हें माइक पकड़ा दिया जाए तो एक अंदर से एक घबराहट सी होती है। वो क्या वजह होती है, क्या सोच होती है उस समय? आपने भी जब पहली बार कैमरा पकड़ा होगा, पहली बार स्टेज पकड़ा होगा, तब क्या होता है, वो क्यों होता है, और हमें जो नई पीढ़ी है जो आना चाहती है स्टेज के सामने, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप क्या बनना चाहते हैं? आप अगर क्रिकेटर बन रहे हैं तो आप फिर पिच पे डरेंगे नहीं। यदि आप वक्ता बनना चाह रहे हैं तो आप बोलने में आप उसी की तैयारी करेंगे। आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो आप उसकी गायकी की तैयारी करेंगे। माइक आएगा तो आप घबराएंगे, क्योंकि उसकी रियाज होती है, साधना होती है, एक तैयारी होती है। तो आप जब बचपन से आपको क्या बनना है, आप उसी दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको कभी भी घबराहट नहीं, क्योंकि आपके पीछे आपकी रियाज और आपकी जो तैयारी है वो आपके साथ होती है। तो मैं भी जो था बचपन से आर्टिस्ट ही बनना चाहता था। मैंने दवाई की दुकान भी चलाई, लेकिन मेरा बड़ा नुकसान हुआ। फिर मैं मुझे खंडवा से एक शोज़ करता था मैं, तो नितिन मुकेश जी एक प्रोग्राम में आए, और मुझे 95-96 में वो मुंबई लेके गए। बोले, तुम यहाँ ये दवाई बेचने या धंधा करने के लिए नहीं हो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लोग पोस्टर भी लगाते हैं, लोग प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन ईश्वर के बाद अगर किसी बिना जाति धर्म के और बिना सीमाओं के किसी को कोई प्यार करता है, वो कलाकार है। तो तुमको भगवान ने, क्योंकि वो बड़े गुणी और मुकेश जी के बेटे हैं, तो उन्होंने मेरी आवाज़ को पहचाना कि तुम भले ही यहाँ करोड़ों कमा लो, लेकिन वो जो आप लोगों को सुकून दोगे अपने कला से, वो बोले ईश्वर के बाद कलाकार से ही आदमी प्रेम करता है। और वो उनकी बात मुझे ऐसी पसंद आ गई कि मैं धीरे धीरे फिर शनैशना खंडवा छोड़ के और मुंबई शिफ्ट हो गया। आपने हजारों स्टेज प्रोग्राम किए हैं, सरकारी भी किए हैं, गैर सरकारी भी किए हैं, एंटरटेनमेंट में भी साथ किया, कलाकारों के साथ भी किया, मिमिक्री भी की। जब आप कलाकारों के साथ करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन होती है, क्या होता है, किस तरह के उसके पीछे की आपकी मेहनत रहती है कि कल को हमें हर बार, क्योंकि क्या होता है सर कि जब आप स्टेज पर आते हैं तो अब जैसे नेता लोग स्टेज पर आते हैं तो हम जितने पत्रकार हैं वो कहते हैं कि अल्लाह क्या चल रहा है यार, कितनी देर के लिए साहब, तीसरा अध्याय चल रहा है, हमें मालूम है इसके बाद क्या बोलने वाले हैं, इसके बाद क्या बोलने वाले हैं, इसके क्या बात बोलने वाले हैं, तो हम कहते हैं समापन की तरफ है। तो आपके लिए भी शायद आपको कुछ स्टेज पर तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ऑडियंस अगर सामने हो सकता है बदल गया हो, लेकिन यूट्यूब पर और टीवी पर तो एक सही है। देखिए, लाइव शोज़ की हर रोज़ नई तैयारी होती है। जी। जिस शहर में गए हैं, कैसी ऑडियंस है, यूथ के कॉलेज में गए हैं, या सीनियर सिटीजन्स के प्रोग्राम में गए हैं, या कॉमन प्रोग्राम है, या ओपन प्रोग्राम है, टिकट शो है, तो उसकी सबकी अलग तैयारी होती है, आप एक जैसा नहीं बोल सकते। और हम तो एंकर हैं, हर रोज़ नया कलाकार हमारे साथ होता है, बहुत तैयारी करना पड़ती है।
जैसे मेरा अभी 6 तारीख को नितिन जी के साथ षणमुखानंद मुंबई में प्रोग्राम है। मैं उनके साथ कम से कम 500 प्रोग्राम कर चुका हूँ। लेकिन वो भी बोर ना हो, जी जी, उनके लिए भी नयापन हो। नयापन हो। क्योंकि वो भी वही गाने नहीं रोज़ गाते हैं, उनकी लिस्ट वो नहीं होती है। जो पब्लिक को जो पसंद होता है वो पेश करना पड़ता है। तो हमें पब्लिक भी पसंद है और हमको जिन्होंने बुलाया, एंकर को जिसने बुलाया, उनको भी इम्प्रेस करना है और ऑर्गेनाइज़र जो है, उसको भी हमारी बात पहुँचे और एंकर का काम जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी। और मेरे गुरु ने मुझे मुंबई में कहा कि किसी एंकर को सुनने कभी कोई नहीं जाता है। अमीन सयानी साहब इतने बड़े महान, हरीश भिवानी साहब इतने बड़े-बड़े एंकर रहे हैं, उनको सुनने कोई नहीं जाता है, कलाकार को सुनने जाते हैं। हाँ। तो आपको सुनने, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आप अच्छा बोलते भी हो, लेकिन आपको सुनने कभी कोई नहीं आएगा। आप उसमें से अच्छे अपने फैन्स बना सकते हो, जी। जो नितिन जी को सुनने आया है, जो उदित जी को सुनना है, कुमार सानू को, अलका जी को सुनना है, लता जी को सुनना है, उनमें से आप अपने ऑडियंस बना सकते हो, लेकिन आपको सुनने वहाँ कोई नहीं आया है। तो आप ज़्यादा मत बोलिए, कम बोलिए। आपका काम है कि जो गायक गाते अगर आधे घंटे में या 50 मिनट में उस प्रोग्राम के उस लेवल पर मंत्रमुग्ध करने वाली, तो आपको 2 मिनट में से के अंदर उन दोनों को एक सूत्र में बांधना है। इसलिए आप सूत्रधार हो, आप हीरो नहीं हो। हीरो बनोगे तो आप इनको भी पीट दोगे, इनको भी पीट दोगे, तो अपने आप ईमानदारी से काम करो। तो वो जो मुझे सूत्र मिले जीवन के, अच्छे लोग आपसे जुड़ते हैं और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप में कला है और आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको लोग अच्छे मिलेंगे। आपने स्टेज और उसकी बात की कि आपको सुनना आता है और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम कोई नई चीज़ लेकर आएँ। तो जो आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टिंग भी आप बैठे-बैठे प्रोग्राम के पहले कुछ ना कुछ कि अब मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट भी आप अपने आप से करते हैं देखिए, या मैं सपोर्ट तरुण भाई सबसे बात बोलूँ कि मैं भी स्क्रिप्टिंग करता था। जी। लेकिन मैंने सोचा कि जो स्क्रिप्टिंग करके जाते हैं, तो वो घर में ही प्रोग्राम बना लेते हैं। चाहे आपके घर में परेशानी हो, जी। तो आप घर में ही प्रोग्राम को समझ गए कि वो प्रोग्राम ऐसा होगा। हाँ। तो आपने उसी मूड में कि आज ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हाँ। पता चला वहाँ क्राउड यूथ है, वहाँ पे अलग ही क्राउड आ गया है, हैपनिंग क्राउड है और आपने गंभीर मुद्रा में आप घर में लिख के ले गए। हाँ। आपके पास इतनी तैयारी होनी चाहिए, किस मूड का प्रोग्राम में क्या लगेगा, कैसे जाएगा, उसकी तैयारी आप उसके घंटे भर, आधे घंटे पहले कर लें। और पर हाँ, आपको रफ जो है, रफ्स तो आपको जो प्रोग्राम के बारे में है, उसके बारे में लिख के रटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपको 1000 लोग आपको आवाज़ पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपने एक शब्द, अगर अमिताभ बच्चन साहब एक शब्द भी गलत बोल देंगे तो अमिताभ बच्चन नहीं रह जाएंगे। आज तक एक गलत शब्द नहीं करते हैं, एक गलत। तो आपके जब आप बड़े हो जाते हैं और आप एक मुकाम हासिल कर लें, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कभी शब्द गलत ना हो, क्योंकि आपसे लोग सीख भी रहे होते हैं। तो कोशिश करते हैं शब्द गलत ना हो, अंदाज़ गलत ना हो, लोगों को हर्ट ना हो, आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन यहाँ छोटा-सा एक हम ब्रेक लेंगे। बिल्कुल। देखिए, ग्रीनरी यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल ग्रीनरी है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो इतने तमाम है, मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 4 हज़ार पेड़ हैं यहाँ पर, है ना? तो यहाँ फील ही नहीं होता कि अगर बहुत धूप है, कि बहुत छाँव है या पानी है। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही एनवायरनमेंट है। आप सुबह 7 बजे आओगे और शाम को 6 बजे तक रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बढ़ा ही नहीं है, ना घटा हुआ है। तो पहली बात तो यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। सर, यहाँ आप आए महुआ हाउस में अपने बच्चों के साथ में, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे, क्या एंजॉय किया? माहौल इज़ मच बेटर, लाइक यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बेटर है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बहुत कम, इतना सफिशिएंट है कि किसी भी को भी मतलब टूरिस्ट आता है तो उसको ज़रूर पसंद आएगा। सेकंड, आपका थोड़ा पूल सही है। मैं फर्स्ट टाइम मेरा पूल है बच्चों के साथ, तो आई रियली एन्जॉयड इट, लाइक बहुत अच्छा आया। स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रेन डांस। हमारी कोचिंग की तरफ से एक तो यहाँ पे लेके आए तो हमें बहुत अच्छा लगा है। पैसा वसूल रिसोर्ट है, मज़ा आ गया है। बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, तो और गाना भी बजता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। हमने बहुत मस्ती की। मस्त गाने बज रहे हैं, लॉलीपॉप लागे लो। सबसे ज़्यादा एंजॉय पूल में और म्यूजिक के साथ कर रहे हैं।
हमेशा हम बोर नहीं हो सकते। इंजॉय भी करा, गेम्स थे, आर्चरीज है, एडवेंचर है, अच्छा लगा बहुत। स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट है तो मेरे को सब कुछ पसंद आया। जैसे कि जब हम आपसे डिस्कशन करने आए थे तो जो चीज़ें आप लोगों ने हमसे बोला उससे अनलिमिटेड ज़्यादा ही फन मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। यहाँ का जो खाना है वो एक मैं बोलता हूँ जैसे अपन बोलते हैं कि विलेज टच फूड, जो आपको शहरों में खाने को नहीं मिलता। लोग आज की डेट में तरसते हैं कहीं गांव पर कि या फिर किसी विलेज में अच्छा खाना खाने के लिए, जो नेचुरल फूड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है क्योंकि यहाँ पे शेफ वगैरह जो है वो विलेजेस के ही हैं, तो वो जो टच है फूड में, जो टेस्ट है फूड में, वो पूरा विलेज लेवल का है। फूड भी बहुत टेस्टी है, खाना बहुत अच्छा था। कॉटेज वगैरह जो हैं बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हैं और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। ग्रीनरी पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट जो है बहुत सपोर्टेड है। आपके से जो कमिटमेंट की हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई जगह हमने देखा है कि आपने पैसा कुछ और ले लिया, करवा कुछ और आए हैं आपको, पर यहाँ पर मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। और हर जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सबसे बोलता हूँ कि एक बार महुआ रिजॉर्ट में रायसन रोड पर आके विजिट करिए। परफॉर्मेंस था तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको टाई करेंगे क्योंकि एक को आता था उसने बहुत अच्छा किया, एक को रैंडम अच्छा किया, तो डिसीजन किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, ये टाई होगा, है ना। तो दोनों ना बढ़िया किया। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड, लाइक मतलब बहुत सही रिस्पॉन्स था। आप किन किन क्लास के बच्चों को आप लोग टीच करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट टीच करते हैं, इस बारे में आप बताएं। हमारी कोचिंग क्लासेस अवधपुरी में हैं। अवधपुरी BHL क्षेत्र में हमारा DT क्लासेस है, देवेश स्टडी क्लासेस, और इसकी स्थापना जो है वो पिछले साल हुई थी। अभी DT क्लासेस का दूसरा वर्ष चल रहा है। पिछले वर्ष में हम लोगों ने जो रिजल्ट दिए हैं वो BHL के बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ स्पेशल बैचेस IIT JEE और नीट के लिए रहते हैं। स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो PCM है हमारे पास, PCB है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ जैसे स्ट्रीम्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले प्रीवियस क्लास के हम लोग रिजल्ट की बात करें, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज जो हमारी क्लास से गया है वो 92% गया है विद CBSE बोर्ड स्टैंडर्ड, और बच्ची का नाम है वान्या दुबे। दूसरी बात अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज गया वो 91% गया है, CBSE बोर्ड, बच्चे का नाम है स्वप्निल। और खुशी की बात यह है कि पहले वर्ष में ही BHL का पहला संस्थान है हमारा DT क्लासेस, जिसने IIT JEE में बच्चा निकाला है। और स्वप्निल जो हमारा छात्र है 12th क्लास में, उसने 12th क्लास के साथ साथ 91% तो अचीव किया ही, इसके साथ साथ IIT JEE में उसका सिलेक्शन किया। बहुत ही प्यारा है। प्लांट है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें सीखने को मिलती है कि कितने यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्लांट हैं। प्लांट्स के बारे में हमें जानने को मिलता है। ऐसे नए नए प्लांट्स हैं जो शायद हम लोग को मतलब मेन भोपाल में देखने को नहीं मिलते हैं, और एक जंगल वाला टच, पूरा एक गाँव वाली फीलिंग। हरियाली, नेचर, प्लांट्स, पेड़ काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी गंदगी नहीं है, किसी टाइप का कुछ नहीं है, ग्रीनी एरिया है। तो जो बच्चा एक रिजॉर्ट में चाहता है वो सब इधर मिलता है। हर चीज़ अवेलेबल है जो एक रिजॉर्ट में जानी चाहिए।
बच्चों को एज एंजॉय लेके आए थे, बट वो उनके लिए एजुकेशन टूर भी हो गया। बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हो, सबसे अच्छा है काफ़ी सेफ है। मतलब जब हम लोग यहाँ आए थे तो इतने सारे बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा पैनिक हो रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल पूरा सेफ है, काफ़ी कवर है, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग भी चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं, काफ़ी सेफ प्लेस है ये, एजुकेशन वाइज भी और इंजॉय वाइज भी। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। आशीष जी, जब हम आपसे बात कर रहे थे ब्रेक के पहले, आपने कहा था आपने बहुत सारे शोज किए, उसमें से एक आपने संत का भी नाम लिया। संतों के साथ भी। संतों के वो तजुर्बा कैसा रहा? क्योंकि संतों के साथ ऑडियंस अलग, सब कुछ अलग, बात स्पिरिचुअल्स की हो रही है, योगा की हो रही है, मेडिटेशन की हो रही है, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? देखिए तरुण भाई, मैं सबसे पहले बहुत बात क्लियर करना चाहूँगा कि एंकर अगर किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेने जाए तो वो साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। जी। किसी आध्यात्मिक गुरु का अगर इंटरव्यू ले तो वो मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। किसी सिंगर का लेने जाऊँ तो मैं सिंगर। लेकिन हमें जो तैयारी करनी होती कि उस लेवल की, कि वो क्या लेवल पर हैं, हम उस लेवल के क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, उस लेवल तक तो सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे मैंने पूज्य मुरारी बापू जी का बड़ा आशीर्वाद रहा, उनको एक प्रोग्राम में उनके साथ भी करने का मौका मिला, तो बोले भाई तुम्हारी आवाज़ तो समुद्र की गहराई जैसी। तो ऐसी कृपा होती है। लेकिन आपको कि वो आध्यात्मिक रूप से आपको वहाँ स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती कि बापू क्या लेवल के व्यक्ति हैं, उनके सामने आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर शब्द भारी होना चाहिए, हर शब्द में आत्मीयता होनी चाहिए, हर शब्द गहराई के साथ प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो उस मूड के व्यक्ति हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के साथ विगत 22-23 सालों से उनके साथ मुंबई में मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई, और आज तक मैं उनके साथ, उनके जब प्रोग्राम्स आप आस्था चैनल पर या कहीं और चैनल पर देखते हैं, उनके पहले जो आवाज़ होती है वो मेरी आवाज़ होती है, और बड़ा स्नेह। और मुझे अभी तो उन्होंने कुछ एक बड़ा अच्छा कमेंट भी मारा था, काफी यूट्यूब पे वायरल भी हो रहा था। क्या था, अभी भोपाल आए थे कुछ दिन पहले, तो मुझे देखा, अरे तुम इतने मोटे हो गए, चलाओ तुम्हें स्वस्थ कर देता हूँ। मैंने कहा चलिए। तो मुझे वहीं पर योगग्राम जो है अपना हरिद्वार में, वहाँ पर उन्होंने मुझे 10 दिन 15 दिन रखा, और सच बता रहा हूँ मुझे ऐसा जीवन का सुख कहीं नहीं मिला। तो उनका विशेष तौर से मुझे आशीर्वाद रहा, और उन्होंने कमेंट में भी कहा था कि थोड़ा प्रयास करो तो अमिताभ बच्चन जैसी आवाज हो सकती है। लेकिन अमिताभ बच्चन लेकिन नहीं दोबारा नहीं हो सकते, लता जी दोबारा नहीं, किशोर कुमार बहुत बड़े उनके जैसा नहीं बन सकते, उनके हमारा प्रयास तो कर सकते हैं। बिल्कुल प्रयास तो पसंद किया उन्होंने। इतने बड़े गुरु है, इतने बड़े, सारी दुनिया में आज पूरी योग क्रांति, योग को पूरे विश्व पटल पर प्रस्तुत करने की और पुनर्जीवित करना। योग बना नहीं सकते क्योंकि बने हुए थे, उन्होंने उसको पुनर्जीवित करके आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। उसमें बहुत बड़ा श्रेय परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का। 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, तो आप लोगों की जो आवाज़ है उसको जब हम सुनते हैं, उस आवाज़ को सुनते हैं, तो हम उस रेडियो पे भी उस चीज़ को विजुलाइज कर लेते हैं जो आप बोलते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी नज़रों के सामने जा रहा है। ठीक इसी तरह से आपने अभी गणेश विसर्जन का मुंबई में आपने वो किया। अभी भास्कर में भी आपकी रिपोर्ट आई थी कि भोपाल के आशीष दवे वहाँ जाके गणेश जी का विसर्जन का लाइव टेलीकास्ट करेंगे। वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या पहला एक्सपीरियंस था या नहीं? तरुण भाई, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त 18 चैनल्स की आवाज़ हूँ, और 18 चैनल्स पर आप मेरी आवाज़ सुनते हैं, चाहे आस्था चैनल हो, चाहे न्यूज़ 18 की सारी रीजनल चैनल्स हो, पोगो हो, निक हो, डिस्कवरी पर मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स किए हैं, हिस्ट्री पर मैं अभी आवाज़ दे रहा हूँ, और सारी कार्टून चैनल्स पर 5-7 चैनल्स पर मेरी आवाज़ें आती हैं। आस्था चैनल की मैं सन 2000 से आवाज़ हूँ, तो मुंबई से था मैं, तो और गणेश विसर्जन का वो उसी समय से वहाँ से करते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं पहले दिन से उनसे जुड़ा, और बड़ा मुश्किल काम होता है वो, बड़ा मतलब मुश्किल तो यूँ कहेंगे कि दोपहर 4 बजे शुरू होता है और अगले दिन सुबह तक वो इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड विश्व के 200 देशों में उसका सीधा प्रसारण होता है। पूरे विदेशों से भी वहाँ फ़ोन कॉल्स आते हैं, और लोग उसको इतने भाव विभोर होके कि हम आज हिंदुस्तानी संस्कृति और सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़े हैं। ये अगर बात है आस्था चैनल ने आज पूरी या हमारी संस्कारों को पहुंचाया है, तो वो जो अनुभव है 15 घंटे आप गलत नहीं बोल सकते हैं। उसमें तमाम साधु संत जुड़ते हैं, बड़े बड़े लोग उसमें जुड़ते हैं, उसको पूरा विश्व सुन रहा होता है। तो आप 4 बजे से लेकर हम 3-4 पूरी टीम होती है, और सुबह 4 बजे तक उसका करते हैं। बड़ा हैक्टिक होता है, लेकिन उसका आनंद, तमाम गणेश जी के दर्शन होते हैं, लाल बाग के राजा जो मन्नतों के राजा मानते हैं, उनके दर्शन के साथ हम उसका एंड करते हैं। और
लोग अपने घरों में, विदेशों में भी थाली, पूजा अर्चना लेकर बैठते हैं और हमसे बोलते हैं कब आप दर्शन कराएंगे। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक मजबूती है कि आज भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में हो। वहाँ पे मेरे ख्याल से हर वर्ग का जुलूस में शामिल होते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, लिखा हो। किस तरह के लोग होते हैं वहाँ पे? देखिए, मुंबई का जो गणेश विसर्जन गिरगांव चौपाटी पर होता है, उसको सैल्यूट करना पड़ेगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है साहब, लेकिन उन 10 दिनों में वो धार्मिक उन्माद एक ऐसा उत्साह वहाँ पर होता है। पूरा छोटे से बड़े से लेकर हर कोई। और आपको बताऊं कि जाति धर्म के लोग नहीं, वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग भी चाय शरबत पिलाते हैं रास्ते में झांकियों को। हमारे सभी जाति धर्म के लोग उसमें शामिल होते हैं। और आप मोहल्लों में देखोगे तो हर जाति धर्म के लोग चंदा दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं, झांकियों में उड़ रहे हैं। तो वो देश का एक्चुअल रूप देखने को मिलता है और आनंदित करने वाला है और सीखने वाला कि देश को किसी जाति धर्म सब लोग कैसे जुड़ के इतने बड़े उत्साह त्योहार को मनाते हैं। सर, अब आगे का ये जो सफर आपका हर स्टेज पर आ गया, अब आप पॉलिटिकल उस पर भी चले गए, प्रधानमंत्री जी की भी आपने स्टेज का संचालन किया, मोदी जी का संचालन किया। वो जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को कितना संभल के बोलना पड़ता होगा और कितना ध्यान से देखना पड़ता होगा, क्योंकि हम जब देखते हैं कि इवन जो मोदी जी के सामने जो दूसरे जो मुख्यमंत्री या मंत्री या जो दूसरे लोग आते हैं वो भी बड़े सोच समझ के बोलते हैं। वो मोदी जी का अगर किसी बात पर उठा के एक नज़र से यूं ही देख लेना तो नहीं, बहुत उसके बड़े अपने मायने होते बहुत हैं। बड़े आज के ना हमारे देश के नेता नहीं है, आज विश्व स्तर के नेता हैं। हमारे देश का इतना बड़ा नाम उन्होंने रोशन किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उनके सामने, इतने बड़े लोगों के सामने जाकर बोलना बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि दुनिया जिनको सुन रही है, अगर वो आपको सुन रहे हैं तो आप ऊपर वाले ने आपको कुछ न कुछ तो विशेष तौर से दिया है। चाहे आप लता जी को दुनिया सुन रही है, आपके शो को वो सुन रही है, अमिताभ बच्चन सुन रहे हैं, उसके बाद आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो कलाकार को पैसों से ज्यादा उसके उत्साहवर्धन की, उसकी हौसला अफजाई की जरूरत होती है। मोदी साहब के लिए मैं कहूँगा कि जब सरकारी प्रोग्राम होते हैं तो उसकी एक परंपरा होती है, वो स्क्रिप्ट बनती है उसकी और चेक होती है उसकी कि आपने गलत, क्योंकि आप जब शरीर की चेक होती है तो बोल नहीं सकते आप, तो पूरा एक स्क्रिप्ट, पूरा हर चीज़ सिक्योरिटी के मापदंड से वहाँ पर जाती है, नाप तौल के बोली जाती है, उसकी रिहर्सल होती है, उसकी बाकायदा अप्रूव्ड होती है। वो इसकी स्क्रिप्ट आपकी अप्रूव्ड होगी तब वो शब्दशः आपको जो अप्रूव किए गए वही आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है। वो देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के पूरा विश्व उनको देख रहा है कि आपके एक भी शब्द गरिमा के अनुरूप हमारे देश की, क्योंकि उनका खिलाफ जाएगा तो देश के सम्मान की बात होती है। तो वो पूरा एक बड़ा सिस्टम के साथ जाते हैं, उसके 8, 10, 15 दिन भी लगते हैं और जब अप्रूव होती है वही शब्द आपको वहाँ बोलने होते हैं। सर, अब इस दौर के बाद जो चल रहा है, बच्चे अपने मुकाम पे पहुंच गए, आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छे चल रहा है। आपकी आगे की क्या तैयारी है? आप आगे और क्या ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ एक कमी रह गई है? देखिए, कलाकार तो कभी संपूर्ण होता नहीं है, आपने हमेशा सुना होगा और मैं पहला बोलने वाला नहीं हूँ जी। हर रोज तैयारी अलग तरह की होती है। पर आज के दौर में सोशल जब मीडिया का दौर है, सभी को बहुत मौके मिल रहे हैं। पहले गुरु ढूंढना मुश्किल था, आजकल जिसका कोई नहीं उसका गूगल गुरु है। आप उस पे जाइए, अब तो एआई आ गया है। एआई तो अभी तो कुछ ऐसा हो गया है कि आपकी आवाज़ें भी आपको जरूरत नहीं पड़ेंगी आने वाले समय में, केवल स्क्रिप्ट एआई पे डाली और आपको डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। पर समय लगेगा मुझे ख्याल से 5-7 साल, और कॉपीराइट भी उसमें एक होगा। लेकिन आपको अगर इस फील्ड में आना है, आपका मंशा शायद यही थी, तो मुझे तो यह है कि मैं अभी भी उसी परंपराओं को निभाऊं जो चलती आ रही है, और नए यूथ के साथ जो आने वाला समय है, क्योंकि आजकल टाइमिंग बड़ी हो गई। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं एफएम में जाने के बाद तो आपको 30 सेकंड का आरजे को बोलने का मौका मिलता है। विविध भारती में आप बोलती जी की गाना गाया है किशोर कुमार ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इस गीत को लिखा है, और देखिए राजेश खन्ना साहब, नदी का किनारा है, शर्मिला जी बैठी, इतना बोलने का मौका होता था। आरजे मैंने देखिए फिल्म अमर प्रेम का गीत सुनिए, राजेश खन्ना आरडी साहब ने इसमें धमाल किया है, ये उसका अंदाज है, इसमें जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आप देखते हैं कि कितना अलग टाइप का टोन आ गया है, तो मैं शायद वहाँ टोन में कई बार ऐसा लगता है मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में मैं वो सोशल मीडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकूं, उस अंदाज से, इतना तेज। और पहले हिंदी के साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, आजकल इंग्लिश चल रही है, उसके साथ आप देशी भाषा भी डाल दो, आप उसके साथ कॉमेडी भी डाल दो, आप उसमें जो भी
तड़का लगाना चाहते जो हैं सब कुछ लगा, और हम लोग बड़े सिंपल पुराने एकदम एक जैसे थे। हाँ। तो यही है कि हम भी तड़का लगा के अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, ये हाँ। हमारी कोशिश है। सर आपकी शुरुआत खंडवा से हुई थी, एक ऑर्केस्ट्रा से हुई थी। मैं चाहूंगा सर आज कुछ गुनगुना दें आप। बिल्कुल, मैं गाता भी हूँ, आप तो सुनते भी हैं, और मूलतः मैं गायक ही था। और एक जाते जाते आप सभी को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि यदि आप वॉइस ओवर की लाइन में आना चाहते हैं जी तो आपको गाना ज़रूरी है। आपको अगर आप सुरी, क्योंकि बोलना भी सुर है, सुर है। तो आप जब आप अच्छा अगर थोड़ा बहुत गाना सीखते हैं, गाना गाते हैं या रियाज़ करते हैं, तो आपको बोलने में बड़ी आसानी होगी। सुर ऊपर-नीचे कब जाएँगे, लय में रहेंगे, ताल में रहेंगे। क्योंकि बोलना भी लय ताल ही है। लगता आसान है, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ रिदम में जा रहा है। तो जो रिदम में रहेगा वही हमको गाना क्यों जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि वो रिदम में होता है, जी। म्यूज़िक होता है। तो आप अगर ऐसा बोलेंगे तो आप यादगार बने रहेंगे। मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, इतना हंसी ना पाया, साथ हंसी होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। तो बहुत सुरीली आवाज़ थी, मेरे ख्याल से लोगों का दिल भी खुश हो जाएगा। एक लाइव आपको सुन लिया, लाइव आपको देख लिया उन्होंने। सुरीला था, नहीं था, गाना मेरा पेशा नहीं है, लेकिन आपने बहुत प्यार से मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया। मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि मेरी बात आप सभी तक पहुँची होगी, और उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ को आप कहीं और सुनेंगे तो ज़रूर पहचानेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।